हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोगों के बहुत अच्छे डिमांड पे पॉलिटी की ये जो वीडियो है, आपको पता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट सेकंड है। पहले पार्ट में हमने क्या देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1853 के जितने भी एक्ट होते हैं और जिस तरीके के सवाल पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, उसी तरीके से मैंने पढ़ाया था सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करके। और उसके पीडीएफ हमारे आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में इस वीडियो का भी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम में भी मैं लिंक शेयर करता रहता हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन पार्ट फर्स्ट आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो देखेंगे तो इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा रहेगा। तो इसको आप देख लीजिए। हालांकि तीनों पार्ट जो है अलग अलग होंगे, लेकिन एक पार्ट में वो है, दूसरे में ये है, फिर एक और पार्ट अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो आएगा। इसको देखने के बाद आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आपको पता है ये क्यों आया था? नहीं पता है तो मैं बता दूं एक शॉर्ट में, एक अच्छी सी स्टोरी आप दिमाग में रखोगे। 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो क्रांति इसलिए हुई थी कि जो शासन का प्रोसेस था, जो गवर्नमेंट की जो प्रोसेस थी, जो विभाग था, डिपार्टमेंट था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसमें इंडियंस नहीं थे। तो इंडियंस को एक इससे नाखुशी थी कि हमें जो है सरकार चलाने में हमारा सहयोग नहीं दे रहे हैं, ये लोग कुछ भी हम योगदान नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम विद्रोह कर दें। और उसी विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया, और उसमें क्या क्या बदलाव किए गए और कौन कौन से फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी को पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा एग्जाम है। लेट्स क्रैक द एग्जाम, एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है। तो पहला जो है, कंपनी रूल खत्म हो गया। कंपनी रूल आपको पता ही है 1773 से चल रहा था। कंपनी रूल अब खत्म हो गया, ब्रिटिश सरकार का शासन यहाँ से शुरू होगा, और इसको कहते हैं फॉर द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। गवर्नेंस या गवर्नमेंट भी कहीं कहीं मिलता है, बट ये आप याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट जो है, ये चार्टर जब भेजी थी और लॉर्ड कैनिंग ने इसे इलाहाबाद के कोर्ट में इसे पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है यूपी के लिए, आप जरूरी से याद रखें। एबोलिशन ऑफ कंपनी रूल, गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया यहाँ से शुरू होता है। पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। उसका नाम पिछले वीडियो में सारे डिटेल में मिल जाएगा। लास्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था। अब उस गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। तो सबसे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग, और वही अब वायसराय भी बन गया, ठीक है। दूसरा फैक्ट, दोहरा शासन को समाप्त करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। मैंने पिछले वीडियो में इस दोनों के बारे में डिटेल से समझाया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो पॉलिटिकल मैटर्स को देखता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो क्या देखता था, तो वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल मैटर्स को देखता था। अब नई चीज़ इसमें क्या आई है वो आपको गौर करना है। इसमें आया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्रोविजन किस एक्ट में आया है, तो वो आया है किस एक्ट में? 1858 के एक्ट में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है वो ये है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। जैसे कि वायसराय अपने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल की मदद से, मैं सब आपको डिटेल आगे में इसी वीडियो में एकदम ऐसे फिगर बना के आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बट आप ये समझिए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ब्रिटिश कैबिनेट आप लोग समझ रहे हैं, वहाँ का वो मेंबर होता था, और भारत के सारे मामले वो वहाँ रिप्रेजेंट करता था एज अ आईएफएस। आप समझ लीजिए, मतलब आईएफएस तो होता नहीं था, बट आईएफएस होता था फॉरेन सर्विस की तरह, कि वो भारत का सारा मामला ब्रिटेन के सामने रखता था। तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट यहाँ से आया और क्वेश्चन में ये पूछा गया है। और दूसरी चीज़ यहाँ नहीं आती है, वो है काउंसिल ऑफ इंडिया। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतने पद हैं, इतने पोस्ट हैं, इतने नाम हैं, सबको एक साथ कैसे याद करेंगे? तो ये बहुत ही इजी है, 2-3 बार आप लोग खुद से रिवीजन करोगे, याद हो जाएगा। इसमें 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया आया। काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या होगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मदद करने के लिए लाया गया। ये तो हिंदी में बातें हो गई। सेम चीज़ें जितनी एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैंने इंग्लिश में यहाँ लिख दिया है। सारी चीज़ें इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी परेशान ना हो। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, चेंजेस इन ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड जनरल एंड वायसराय, सिग्निफिकेंस क्या क्या है, एनालिसिस समझ सकते हैं आप, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति हुई और ये हुआ, तो आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं।
ठीक है। सबसे पहले देखिए जो वॉर हुई थी एक तरीके से वो इसलिए हुई थी कि इंडियंस का एसोसिएशन नहीं था लॉ मेकिंग प्रोसेस में, कोई भी इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट नहीं था, इसलिए सबसे पहले इसमें जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, हिंदी वाले भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदी वालों को आप लोग प्लीज़ इस बात को समझे। एसोसिएशन मतलब होता है समायोजन, इंडियंस को समायोजित किया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में। अब देखिए समायोजित किया गया तो कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कितने लोगों को नॉमिनेट किया गया था, तो 3 लोगों को, मैंने 3, ये आप देखिए यहाँ नाम भी लिख दिया है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, SIR होगा यहाँ, सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को नॉमिनेशन किया गया सबसे पहले लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपने पहले क्या पढ़ा था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर रखा गया था, लेकिन इसके बाद से 1861 के बाद से प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। विकेंद्रीकरण मतलब बॉम्बे और मद्रास को फिर से अलग कर दिया गया, विकेंद्र कर दिया गया, केंद्र जो था बंगाल उसको खत्म करके इन लोगों को विकेंद्रित किया गया। तो 3 चीज़ें आपको याद रखना है, पहले तो नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हुआ, एसोसिएशन इंडियंस का हुआ राजा ऑफ बनारस महाराजा पटियाला में, और प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी शुरू हुआ, विकेंद्रीकरण का प्रोसेस। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को लेजिस्लेटिव पावर दिए गए, जब बॉम्बे और मद्रास अलग होगा तो उनको पावर भी देने पड़ेंगे। तो अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूं। 1861 में लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को लाया गया क्योंकि उसी की वजह से विद्रोह हुए थे, ठीक है, और उसके बाद इन 3 व्यक्तियों को एंट्री दी गई। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ, बॉम्बे एंड प्रेसिडेंसी को थोड़े से पावर दिए गए ताकि वो अपने लिए रूल खुद बना सके। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा गया है वो ये पूछा गया है पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा हुई और कब हुई। तो पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था लॉर्ड कैनिंग ने, लेकिन इसका रिकॉग्निशन किस एक्ट में हुआ। देखिए जैसे कि 1858 के एक्ट में इसकी बात नहीं की गई है पोर्टफोलियो की, लेकिन कैनिंग ने ऐसा सुझाव रखा और उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में एज अ डॉक्यूमेंट 1861 में लाया था। आपको यही याद रखना है, पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में आएगा। अभी मैं इसका ट्रिक भी आपको दूंगा। देखिए अगर मैं थोड़ा फास्ट हूँ तो प्लीज़ क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस खत्म करना है, आपका एग्जाम टाइम से हो जाए, तैयारी बहुत अच्छी है। इम्पावर द वाइस राइट टू इशू ऑर्डिनेंस, देखिए मैं इसको चाहता हूँ ट्रिक के रूप में ऑर्डिनेंस और पोर्टफोलियो एक साथ आप लोग याद करें। ऑर्डिनेंस आज भी राष्ट्रपति इशू करते हैं, ये वहीं से आया है, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम भी 1861 में वर्णित था और वायस राय को ये पावर दिया गया कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सके, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होता था इमरजेंसी के केस में, ठीक है। तो पोर्टफोलियो और जो है ऑर्डिनेंस ये आया 1861 के एक्ट में, ये आपको बस ध्यान रखना है। और इसमें जो है 3 मेंबर्स का नॉमिनेशन हुआ, ठीक, 3 मेंबर्स को चुन लिए गए। लेकिन अब जो है यहाँ डिलिबरेशन प्रोसेस, मतलब देखिए हमें तो मान लीजिए कि लोकसभा में हमारा नामांकन हो गया, लेकिन हमारे पास कोई पावर नहीं है। तो इस पावर को जब अंग्रेजों ने ये देखा कि 1857 की क्रांति बस इस वजह से हुई है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में कोई इंडियन नहीं है, तो धीरे धीरे इंडियन को इंसर्ट किया गया, उसी के ये पार्ट है। अब इंसर्ट करने के बाद उनको उस समय कुछ राइट नहीं दिए गए। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि भले हमें बुला लिया गया लेकिन हमारे पास कुछ राइट नहीं है, ना हम सवाल पूछते हैं, ना कोई बजट पेश कर सकते हैं, ना उस पर कुछ अपने अधिकार हैं। तो सबसे पहले इसके लिए डिमांड शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुए। उस समय मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता भी होगा। आंदोलन शुरू हुए तो अंग्रेजों ने सोचा कि इन लोगों को कुछ राइट भी देते हैं, तो अगले जो एक्ट आएगा उसमें इन लोगों को राइट भी दिया गया है। तो पोर्टफोलियो और ऑर्डिनेंस सिस्टम ये किस में आया, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इससे बस एक ही चीज़ पूछा जाता है कि जो है एलसी का मतलब है यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल और पीएलसी का मतलब है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंस मतलब बॉम्बे और मद्रास और जो ये बंगाल प्रेसिडेंसी था उसकी बात हो रही है। लेजिस्लेटिव मतलब जो सेंटर में होता था, ठीक है। अब देखिए पावर टू डिस्कस द बजट, वहाँ मैंने क्या कहा था, सिर्फ लोग वहाँ जा सकते थे, बैठते थे, कुछ डिस्कस नहीं करते थे। लेकिन यहाँ जो है डिस्कस बजट पे डिस्कस करना शुरू किया गया था। और एग्जीक्यूटिव जो भी थी, आज भी एग्जीक्यूटिव होती है, आप समझ रहे हो पार्लियामेंट में क्या एग्जीक्यूटिव होता है, तो एग्जीक्यूटिव से बहस करना भी यहाँ शुरू किया गया, ठीक है। आप बस एड्रेस क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन
सिर्फ एक बार क्वेश्चन कर सकते थे, काउंटर क्वेश्चन नहीं। मतलब जैसे अभी लोकसभा में देखते होंगे, कोई आपको जवाब पसंद नहीं आया तो वहाँ हल्ला होने लगता था या फिर से सवाल पूछे जाने लगते हैं, ऐसा नहीं कर सकते थे। और कुछ और लोगों को एसोसिएट किया गया, जैसे जमींदार को, चैम्बर, यूनिवर्सिटी मेंबर को, इस तरीके के लोगों को एसोसिएट किया गया। तो इसमें जो है क्वेश्चन यही आता है कि किस एक्ट में पावर टू डिस्कस द बजट, ठीक है, बजट पे बहस करने का अधिकार किस एक्ट में दिया गया, तो ये 1892 के एक्ट में दिया गया। द नेक्स्ट एक्ट इज 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। सबसे पहला सवाल इससे यही पूछा जाता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था और लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक चीज़ को आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए, आपने ये तो समझ लिया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा और उसके जो हैं 15 काउंसिल ऑफ इंडिया होते हैं उसको मदद करने के लिए। तो काउंसिल ऑफ इंडिया, प्लीज़ नोट इट डाउन, काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए होता था, जो कि इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश कैबिनेट में, इसको भूल जाइए। वायसराय के पास दो चीज़ें थी, मैं आपको ब्लैंक पेज पे समझाऊंगा, ठीक है। वायसराय के पास दो ऑर्गन थे, ये हो गया वायसराय, इसके पास एक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, आपको यही समझना है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अर्थ होता था कार्य को पूरा करना, लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम होता था कि उसके लिए लॉ पास करना, सेम आज जो प्रोसेस है वो। तो यही दो चीज़ें आपको समझानी थी मुझे, बेसिक चीज़ें हैं। तो 1909 का जो एक्ट है वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसे कहते हैं। लॉर्ड मॉर्ले, इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले जो थे उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। तो आप समझ गए। अब देखिए, एकदम बेसिक चीज़ें हैं, आपको जाननी चाहिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, मैंने पहले ही कहा लेजिस्लेटिव दो तरीके के होते थे, एक तो सेंट्रल और एक प्रोविंशियल। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबरशिप बढ़ा दिया गया, 16 से 60 कर दिया गया। नेक्स्ट जो है इसमें ये बदलाव किया गया कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। अब इसका मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। 1858 में कुछ नहीं दिया गया, 1861 में बस 3 लोगों को नॉमिनेशन दिया गया, 1892 में बजट पे बहस करने का अधिकार और थोड़ा सा और बहस करने का अधिकार दिया गया। 1909 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आप लोग समझ रहे हैं, सप्लीमेंट्री मतलब दोहराना, फिर से दूसरी बार देना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी ये लोग पूछ सकते थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इससे सवाल पूछा जाता है वो ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। इसमें मुस्लिमों को मुस्लिम के द्वारा चुना जाएगा, ये व्यवस्था किया गया था इसमें। अब देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये फादर ऑफ कम्युनल इसको बोलेंगे, फादर ऑफ कम्युनलिज्म क्यों कहेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसने मुस्लिमों को चुनने के लिए सिर्फ मुस्लिम लोग ही चुनेंगे मुस्लिम को, ऐसा प्रोविजन इस एक्ट में किया गया था। दरअसल ये बात था इंडिया की यूनिटी को तोड़ने का। अब सपोज कीजिए मुस्लिम जो है, मुस्लिम को अगर चुनेंगे और चुन के वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएगा तो वो मुस्लिम हितों की बात करेगा और उसी पे वो कायम रहेगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए यूनिटी को उन्होंने ये अपना रास्ता अपनाया था। और ये फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इसे कहते हैं लॉर्ड मिंटो को, ये भी क्वेश्चन में आया। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहते हैं, मिंटो को। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इस पे मैं जल्द ही एक प्रैक्टिस सेट जो पॉलिटी का मेरा चल रहा है, साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अगर आप लोग नहीं लगा रहे हैं तो जरूर लगाइए, क्योंकि उससे आपका ही लॉस होगा। क्योंकि नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज वेस्ट, आपका वेस्ट हो जाएगा, आप लोग एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और देखिए इसमें और क्या बदलाव आए, एसोसिएशन ऑफ एसपी सिन्हा एज ए एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लॉ मेंबर। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, वायसराय के पास दो ऑप्शन थे, एक तो था लेजिस्लेटिव और एक था एग्जीक्यूटिव। अभी तक जो भी नॉमिनेशन हो रहे थे वो लेजिस्लेटिव में हो रहे थे, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट इज द पावर, कॉन्सेप्ट को मैं पावर समझता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है तो आप कहीं भी नहीं मार खाओगे। और अब जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एसपी सिन्हा की पहली बार नियुक्ति हुई थी, ठीक है। तो एसपी सिन्हा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब देखिए इससे ये भी सवाल पूछा गया, जितने भी मैंने पॉइंट नोट किए हैं दोस्तों ये सब एग्जाम में आ चुका है। एसपी सिन्हा को एज अ लॉ मेंबर चूज किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो प्लीज इसे नोट कर लें, अगर आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में ही नोट कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। पॉलिटी हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, बात एक ही है, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि शुद्ध हिंदी में कोई पढ़ के बहुत कुछ कर सकता है। तो ज़िंदगी में अगर अच्छा करना है तो थोड़ी सी इंग्लिश की नॉलेज भी ज़रूरी है।
आप इसकी PDF ज़रूर ले लेना। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसको ज़रूर लगाइए। आइए 1909 से बहुत सवाल आते हैं, इसलिए फिर से एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग। वायसराय का 2 काउंसिल है, मैंने बता दिया। 1909 के एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लॉर्ड मिंटो जो थे वायसराय थे। देखिए पहले जो है मॉर्ले ये पावरफुल व्यक्ति थे, ये ब्रिटिश कैबिनेट में रहते थे, इसलिए इनका नाम पहले आया है, सोचिए। तो इसलिए इस ट्रिक से भी आप याद कर लेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो पावरफुल था, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, इसलिए लॉर्ड मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये ट्रिक आपको काम आएगा। और मिंटो छोटे व्यक्ति हैं भाई, सिर्फ वायसराय हैं इंडिया के, तो ये जो हैं इनका नाम बाद में आया है। और इससे ये भी याद हो जाएगा कि ये वायसराय थे और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ा दी गई। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लोग पूछ सकते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों के लिए किया गया, ठीक है। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को। और फर्स्ट टाइम SP सिन्हा को लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये रहा अभी तक का पार्ट 2। अगर आप लोगों को पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, और पार्ट 1 देखना ना भूलना, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसे 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। और चूंकि ये बेसिक है तो आप अगर ये क्लियर नहीं करोगे तो आपका और आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेन चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं समझ में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो और भी वीडियो हैं, फंडामेंटल राइट्स, DPSP जो भी हैं, पॉलिटी के सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। वहाँ से जाइए, पढ़िए, नोट्स बनाइए और एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। साथ ही मुझे भी आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने लाइफ में बहुत अच्छा करूँ। थैंक यू सो मच।